हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 विद्युत धारा एवं परिपथ का लेक्चर 2, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 6 विद्युत धारा एवं परिपथ इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट का रिवीजन क्लास लेक्चर 2। तो चलिए हमारे इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोधों का संयोजन किसे कहते हैं? तो इसमें याद रखिएगा कि जो प्रतिरोधों का संयोजित होना ही प्रतिरोधों का संयोजन या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कहलाता है। प्रतिरोधों का संयोजन किसे कहते हैं, या फिर इस प्रकार भी आप कह सकते हैं कि प्रतिरोधों का आपस में जुड़ना ही प्रतिरोधों का संयोजन या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कहलाता है। ओके, तो जो प्रतिरोधों का संयोजन है उसको क्या है, परिपथ में निम्न दो प्रकार से संयोजित किया जाता है। कौन कौन से? तो पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, जिसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोला जाता है, और दूसरा है समानांतर क्रम संयोजन, जिसको इंग्लिश में पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला जाता है। तो चलिए श्रेणी क्रम संयोजन एवं समानांतर क्रम संयोजन के बारे में जानते हैं कि आखिरकार श्रेणी क्रम संयोजन एवं समानांतर क्रम संयोजन क्या होता है। श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन, जब किसी विद्युत परिपथ में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं, तो ऐसे संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन या सीरीज कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं? तो जैसे कि इस डायग्राम में हम लोग चलिए समझते हैं। जैसे कि ये क्या है, पहला प्रतिरोध है या दूसरा प्रतिरोध है या तीसरा प्रतिरोध है। ओके, तो इसमें याद रखिएगा कि जब किसी विद्युत परिपथ में क्या है, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध का पहले सिरे से एवं दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से क्या होता है, संयोजित होता है अर्थात जोड़ता है, तो ऐसे संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में समझ आया होगा कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। ओके, तुल्य अथवा परिणामी प्रतिरोध। ओके, चलिए तुल्य अथवा परिणामी प्रतिरोध के बारे में समझते हैं कि तुल्य अथवा परिणामी प्रतिरोध क्या होता है। ऐसा प्रतिरोध जो परिपथ में उपस्थित सभी प्रतिरोधों के संयोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित कर दे कि परिपथ में धारा का मान अपरिवर्तित रहे, तो इस प्रकार अकेले प्रतिरोध को तुल्य अथवा परिणामी प्रतिरोध कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आर क्या है, एक तुल्य अथवा परिणामी प्रतिरोध है। जैसे कि यहाँ पर रेजिस्टेंस, जैसे कि प्रतिरोध R1 प्रतिरोध R2 एवं प्रतिरोध R3 को क्या कर देता है, R प्रतिस्थापित कर देता है। इस वजह से यहाँ पर R जो है क्या है, तुल्य अथवा परिणामी प्रतिरोध है। ओके, तो आई होप आप लोगों को तुल्य अथवा परिणामी प्रतिरोध के बारे में समझ आया होगा कि तुल्य अथवा परिणामी प्रतिरोध क्या होता है। तो जो ऐसा प्रतिरोध जो परिपथ में उपस्थित सभी प्रतिरोधों के संयोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि परिपथ में धारा का मान अपरिवर्तित रहे, तो इस प्रकार के जो अकेले प्रतिरोध को तुल्य अथवा परिणामी प्रतिरोध बोला जाता है। ओके, तो इस तुल्य अथवा परिणामी प्रतिरोध में आप लोग याद रखिएगा कि इसका जो फार्मूला होता है R = R1 + R2 + R3 इस प्रकार से होता है। ओके, इसको आवश्यकता अनुसार हम लोग बढ़ा सकते हैं। ओके, समानांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो चलिए समानांतर क्रम संयोजन या पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है समझते हैं। जब किसी विद्युत परिपथ में सभी प्रतिरोधों के पहले सिरों को एक बिंदु और दूसरे सिरों को दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाता है, तो यह संयोजन समानांतर संयोजन कहलाता है। समानांतर संयोजन किसे कहते हैं? तो जब किसी विद्युत परिपथ में सभी प्रतिरोधों के पहले सिरों को एक बिंदु और दूसरे सिरों को दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाता है, तो यह संयोजन समानांतर संयोजन कहलाता है। तो चलिए इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि चित्र 8 में देख सकते हैं, समानांतर क्रम में आयोजन या संयोजन है। ओके, तो इसका जो सभी प्रतिरोधों का क्या है, उसको एक पॉइंट ए से एवं जो पहला सिरा है उसको एक पॉइंट से एवं जो दूसरा सिरा है उसको बी पॉइंट से जोड़ा गया है। ओके, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, तो इसी प्रकार के जो संयोजन होता है उसको संयोजन फिर जो समानांतर संयोजन कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समानांतर क्रम संयोजन या पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में समझ आया होगा कि जब किसी विद्युत परिपथ में क्या है, एक विद्युत परिपथ है, तो जब किसी एक विद्युत परिपथ में सभी प्रतिरोधों के पहले सिरों को एक बिंदु एवं दूसरे सिरों को दूसरे बिंदु से क्या है जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार के जो संयोजन होता है इसी को ही समानांतर क्रम संयोजन या पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो इसमें याद रखिएगा कि इसका जो फार्मूला होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन या समानांतर क्रम संयोजन का, इसका जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो होता है
1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, यही इसका फार्मूला होता है। ओके, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि इसका जो तुल्य प्रतिरोध निकालने का जो फार्मूला होता है वह अर्थात इसका जो तुल्य प्रतिरोध होता है वह 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होता है। इसको भी क्या हम लोग आवश्यकता के अनुसार क्या बढ़ा सकते हैं। ओके, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ्स रूल। तो चलिए किरचॉफ के नियम के बारे में जानते हैं। किरचॉफ के नियम के अनुसार किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है उस बिंदु से जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होता है। क्या है? तो इसमें याद रखिएगा किसी बिंदु पर आने वाली जो धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है उस बिंदु से जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होता है। अर्थात मान लीजिए यहाँ पर कोई क्या है, एक बिंदु है, तो यहाँ पर आने वाली धारा क्या है, आई है। तो यहाँ पर से जाने वाली धारा जैसे कि I1 हो गया, I2 एवं I3 की क्या होता है, इक्वल होता है। अर्थात I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है उस बिंदु से जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होता है। अर्थात I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3, इसे ही किरचॉफ का नियम कहा गया। और इसमें याद रखिएगा कि ये समीकरण किरचॉफ के प्रथम नियम का गणित रूप है। जैसे कि हम लोग इस समीकरण में देख सकते हैं कि I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3, I माइनस I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल 0 एवं I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I इक्वल 0। क्या है? ये किरचॉफ के प्रथम नियम का गणितीय रूप है। ओके, और इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि इस प्रथम नियम को ही संधि नियम या धारा का नियम भी कहा जाता है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना कि संधि नियम और धारा का नियम क्या होता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो चलिए विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किसे कहते हैं इसके बारे में समझते हैं। ओके, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा संरक्षण के नियम अनुसार क्या होता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जाता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित या परिवर्तित किया जा सकता है। इसलिए विद्युत ऊर्जा की हानि उष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। विद्युत के इस प्रभाव को हम विद्युत धारा का उष्मीय या तापीय प्रभाव कहते हैं। ओके, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना कि विद्युत धारा का जो उष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव अलग होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है? तो जिस प्रकार से हम लोग ऊर्जा संरक्षण नियम के से जानते हैं कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। इसलिए विद्युत ऊर्जा की हानि उष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। विद्युत के इस प्रभाव को हम विद्युत धारा का उष्मीय या तापीय प्रभाव कहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार क्या होता है, जो विद्युत धारा है उसको क्या होगा उतना, तो ठीक इसी प्रकार क्या होता है जो विद्युत की क्या होता है, जो विद्युत रूप होता है अर्थात इसको विद्युत धारा को क्या है उष्मीय या तापीय प्रभाव में क्या करता है, परिवर्तित किया जाता है। इसी को ही उष्मीय तापीय प्रभाव कहते हैं। ओके, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग समझ सकते हैं या फिर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अपने घरों में जैसे कि कोई बल्ब जलता है तो वो क्या करता है, वह इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है, जो विद्युत ऊर्जा है उसको क्या करता है, उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यही उसका क्या है, विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव या विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव होता है। ओके, जूल का तापन नियम। तो जूल का तापन नियम क्या होता है, तो इसको याद रखिएगा, किसी विद्युत चालक के अंदर उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होने की दर चालक के प्रतिरोध एवं उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थात H समानुपाती I²RT। ओके, विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर। ओके, तो विद्युत शक्ति या इलेक्ट्रिक पावर किसे कहते हैं, तो इसमें याद रखिएगा कि जो विद्युत शक्ति है उसको कैपिटल P के द्वारा दर्शाया जाता है। विद्युत शक्ति तो वह दर जिस पर विद्युत ऊर्जा किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है विद्युत शक्ति या इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है। वह दर जिस पर विद्युत ऊर्जा किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है विद्युत शक्ति कहलाता है। ओके, तो आप लोग दूसरे शब्दों में इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि कार्य करने की दर को शक्ति करते हैं, अर्थात P इक्वल W/Q और W/T। ओके, यहाँ पर T क्या है, दर अर्थात समय को प्रदर्शित करता है, W किसको प्रदर्शित करता है, कार्य को, और P विद्युत शक्ति को या फिर शक्ति का। तो कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं। ओके, और इसमें आप लोग एक बात याद रखने की जो P होता है अर्थात जो विद्युत शक्ति होता है वह विद्युत धारा I एवं विभवांतर के गुणनफल के इक्वल होता है। अर्थात
जो विद्युत शक्ति होता है वह विद्युत विभवांतर के एवं विद्युत धारा के गुणनफल के जितना होता है। और जो विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वह वाट होता है, इसको याद रखिएगा। तो आई होप आप लोगों को विद्युत शक्ति के बारे में भी समझ आया होगा। इसके पश्चात हम लोगों ने घरेलू विद्युत परिपथ के बारे में जाना था कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, अर्थात घर में उपयोग किए जाने वाले जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसी को घरेलू विद्युत परिपथ या डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट बोला जाता है। ओके, इसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या बहुत सारे तारों के बारे में जाना था कि घरों में उपयोग होने वाले बहुत सारे तार होते हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने क्या है प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा के बारे में भी जाना था, जिसको क्या बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट को प्रत्यावर्ती धारा एवं डायरेक्ट करंट को दिष्ट धारा कहा जाता है। एवं हम लोगों ने फ्यूज के बारे में भी पढ़ा था कि फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है, तो कि जो फ्यूज तार होता है क्या होता है वह उपकरण को प्रोटेक्ट करने अर्थात सुरक्षित करने का काम करता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने विद्युत प्रयोग में रखी जाने वाली सावधानियां के बारे में जाना था कि विद्युत प्रयोग करते समय हमें किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कि स्विच तथा प्लग को कसा हुआ जोड़ना चाहिए, विद्युतरोधी परत की तार प्रयोग में लेने चाहिए, खराब अथवा क्षतिग्रस्त तार तुरंत बदल देने चाहिए। ओके, जो खराब या फिर जो क्षतिग्रस्त है जो उपयोग लायक नहीं उसको क्या तुरंत बदल देना चाहिए। आग लगने या दुर्घटना होने पर परिपथ का स्विच तुरंत बंद कर देना चाहिए ताकि उसमें से और विद्युत धारा प्रवाहित ना हो। ओके, प्रत्येक परिपथ में उचित पदार्थ व आवश्यक क्षमता वाले फ्यूज तार का उपयोग करना चाहिए। सभी विद्युत उपकरणों के लिए भूतार अवश्य लगाना चाहिए। बिजली के स्विचों व उपकरणों का उपयोग गीले हाथों से न करें। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो हम लोगों ने अध्याय 6 विद्युत धारा एवं परिपथ इलेक्ट्रिक करंट सर्किट क्या है इस रिवीजन क्लास में हम लोगों ने पूरे टॉपिक के बारे में जाना कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट सर्किट विद्युत धारा एवं परिपथ में किस टॉपिक कौन कौन से टॉपिक पढ़े और उसका डेफिनेशन भी हम लोगों ने याद किया, अर्थात उसका डेफिनेशन भी हम लोगों ने क्या है उसको डेराइव किया, अर्थात उसको बारे में हम लोगों ने जाना। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। यदि कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आप लोगों को जरूर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।